हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हिस्ट्री का। आप सब लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, पर क्या आप जो फैक्ट पढ़ते हैं उनके वो क्यों हुए? कोई भी इंसिडेंट हुआ है हिस्ट्री में, उसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पढ़ते होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 93 का, 1813 का, 33, 57, 92 का काउंसिल का एक्ट, 1909, 1919, 1935। इन सब में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। हर एक्ट में कम से कम 10 से 12 प्रोविजंस, किसी में 5 प्रोविजंस भी हैं। पर क्या आपको ये सब रटने पड़ते हैं। और मुझे पता है ये रटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। तो आप मुझे बताइए, प्राइवेट कंपनी है तो 1773 में, और ये आई कब थी भारत? 1600 में ये बनी थी। 1612 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली थी। अब आप मुझे बताइए, एक प्राइवेट कंपनी ट्रेड करने जा रही है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेके आ रही है एक प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जबकि ये तो एक प्राइवेट कंपनी है। अगर मान लीजिए आज आप एक कंपनी खोलते हैं और जा करके फिर अमेरिका में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, और फिर भारतीय संसद आप पे कोई कानून बना करके आपको रोकने का प्रयास करे, तो उसके पीछे क्या कोई रीज़न नहीं होगा? आप मुझे बताइए, ये 173 साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इस 1773 में या इसके आसपास ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक रेगुलेटिंग एक्ट ला करके इस कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में रेगुलेट करना पड़ा? ये प्रश्न मेरा आपसे है। जब आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको उनके प्रोविजंस के पीछे लॉजिक समझ में आने लगेगा। नहीं तो आपको प्रोविजंस रटने पड़ेंगे, और मुझे पता है कितने दिन रट लेंगे आप, ज़्यादा दिन नहीं रट पाएंगे। और मुझे बताइए, वैसे ही 93 का है। इन सब जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक, जब तक ये वैसे ही चलने वाला है, कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से आएगा, और इसमें जितने भी प्रोविजंस होंगे उनके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो वैसे ही आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ आपके सामने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1757 में, और बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। अब इस प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है किसको? बंगाल के नवाब को, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। ये सब फैक्ट है। चलो ठीक है, उन्होंने हरा दिया। उसके बाद हुआ क्या? अब मीर जाफ़र बन गया है, और मीर जाफ़र के साथ साथ जैसे ही मीर जाफ़र बना, उसने 24 परगना के क्षेत्र की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पेट नहीं भरा। 1760 के लगभग मीर कासिम बनता है अगला नवाब। अब देखिए, मीर कासिम तो बन रहा है, 24 परगना की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी है। अब जैसे ही मीर कासिम बनता है, अब मुझे बताइए, मीर कासिम बन रहा है, ये उनसे बात करने जा रहा है कि भैया हमें बनाइए। वो कहते हैं हमें एक BMW गाड़ी दे दीजिए। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की भी के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी दीवानी भी हमें दे दीजिए। तो भैया आपको समझ में आ गया, 24 परगना और BMC, इन 4 ज़िलों की जो दीवानी है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी है। वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, मन मर्जी का रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, और अपने जो कि वो काम क्या करना चाहते हैं इस वक्त, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। परंतु 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया और उनको पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी मिल गई है, अब उनको करना क्या है भैया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, जितना रेवेन्यू हम वहाँ से खींच सकें, खींच के इंग्लैंड ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने अपनी मर्जी से रेवेन्यू मतलब बता दिए कि सब ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रेवेन्यू वहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जब नवाब का रूल हुआ करता था तो एवरेज 73 लाख ये बंगाल के प्रोविंस से उनकी कमाई थी, ये रेवेन्यू था, दीवानी थी उनकी। पर जैसे ही ब्रिटिश आई, 1 साल के अंदर ही ये हो गया 150 लाख।
मतलब 1.5 करोड़। अब आप मुझे बता दीजिए, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये। अब जहाँ 73 लाख आ रहे थे, अब वहाँ 150 लाख आ रहे हैं, मतलब 1.5 करोड़ आ रहे हैं। अब मुझे बताइए इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? भारतीय जनता पर पड़ेगा, जिसकी वजह से हुआ क्या भैया, फेमाइन आना शुरू हो गए। फेमाइन क्यों आए भाई? कुछ देखो, फेमाइन इसलिए आए क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज़्यादा टैक्स उस वक्त लगा करता था, क्योंकि भारत की जो सोसाइटी थी, भारत का जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी। इसी वजह से सारा का सारा जो प्रोड्यूस था उस पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और थोड़े बहुत जो हैंड क्राफ्ट थे उन पर भी टैक्स लगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और बर्बाद हुई क्यों? वो सारा पैसा कहाँ जाने लगा? ब्रिटिश की जेब में जाने लगा। ब्रिटिश सरकार की जेब में नहीं, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब में जाने लगा। परंतु अब देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर आप मुझे बताइए होगा क्या इसके बाद? कंपनी अमीर होने लगी, भारत गरीब होने लगा, भारत का बंगाल का प्रोविंस गरीब होने लगा। अब आप मुझे बताइए 1765 में हुआ क्या? रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का गवर्नर बन गया और उसने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया। ये सब तो फैक्ट है, चलो ठीक है, उसने लगाया, जिसकी में उसने कहा कि जो भी निजामत के काम हैं और जो रेवेन्यू कलेक्शन के काम है वो कंपनी कर लेगी, और जो भैया एडमिनिस्ट्रेशन विकास का कार्य है या फिर कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कर लेगा भैया? दीवान वो करेगा नवाब। अब आप मुझे बताइए, नवाब के पास पैसे नहीं हैं, हालांकि कुछ पैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि हम देंगे नवाब को, पर वो भी उन्होंने कुछ सालों में बंद कर लिए। पर देखिए हुआ क्या, 1770 के लगभग क्या होता है, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट के कुछ लोगों से मिलती है और कहती है कि हमें 1 मिलियन पाउंड का लोन दे दीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली है। अब मुझे बताइए, ये पार्लियामेंट सोचेगी कि ये कंपनी तो भैया प्रॉफिट में होनी चाहिए, जब अब आपने खुद देखा आंकड़ों से ही आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया ये हर साल बंगाल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए अब इनको ये कंपनी घाटे में कैसे चलने जाने लगी, दिवालिया कैसे हो गई? क्यों होने लगी? क्योंकि भैया करप्शन बढ़ गया इस कंपनी में। करप्शन कैसे बढ़ा भैया? प्राइवेट ट्रेड होने लगी। ये क्या करते, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉई है, ये ही अपना जहाज़ सामान से इंडिया में भर रहा है और जा करके ब्रिटेन में बेच रहा है, और यही अमीर होता जा रहा है। तो भैया एक्सट्रीमली रिच हो गए, ब्रिटिश कंपनी नहीं, ब्रिटिश कंपनी के लोग एक्सट्रीमली रिच हो गए। और जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक स्टेक होल्डर्स की कंपनी थी, और उनको भैया अपना डिविडेंड चाहिए टाइम पे। जो इंग्लैंड में लोग बैठे हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उनको चाहिए, अब उनको पैसा मिल नहीं रहा। उनको पैसा देने के लिए 1 मिलियन पाउंड, और उस कंपनी की जो खस्ता हालत है उसको सुधारने के लिए भैया उन्होंने कहा हमको 1 मिलियन पाउंड का पैसा दे दीजिए। तो भैया होता क्या है, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो इसी जुगाड़ में बैठी थी कि कब एक मौका मिले और हम इस कंपनी को रेगुलेट करने का कुछ ना कुछ ताम झाम देखें। इसी वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उन्होंने कहा कि हम भैया आप मुझे बात बताइए, आप किसी को 1 मिलियन पाउंड देंगे तो क्या आपकी खुद की कुछ शर्तें नहीं होंगी? क्या होंगी? उसी प्रकार की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी कुछ शर्तें लगाई ताकि अब ये कंपनी दोबारा से दिवालिया ना हो जाए। वो शर्तें क्या थीं वो हम आपको बताने वाले हैं कुछ ही देर में, बस बने रहिए मेरे साथ। मैं ज़रा मिटा दूं उसे। तो पहली शर्त तो उन्होंने ये लगा दी कि भैया अब जो गवर्नर है बंगाल का, अब देखिए अब आपको समझ में आएगा, अब जो प्रोविजंस आप अब आप रटेंगे नहीं प्रोविजंस को, आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया। भैया प्राइवेट ट्रेड नहीं होगी, इसी पर बैन लगा दिया, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड हो रही थी तभी तो ये भैया कंपनी दिवालिया हुई। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अगर प्राइवेट ट्रेड अभी भी हुई, क्योंकि भैया हम तो ब्रिटेन में बैठे हैं, वो बंगाल में काम कर रहे हैं, हमको क्या पता लगेगा, बहुत सालों बाद पता लगेगा। तो भैया होगा क्या, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन इतना तेज़ नहीं था, तो उन्होंने कहा भैया एक सुप्रीम कोर्ट भी ला के खड़ी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि एक जो जज होगा वो उनका चीफ जस्टिस होगा और 3 हम बाकी के जज पेल देंगे। तो भैया क्या होता है, आप ध्यान से देखिए कंसेप्ट क्या है। प्राइवेट ट्रेड अगर आपने करी तो भैया सुप्रीम कोर्ट आप पर नज़र बनाई हुई है, परंतु ये कुछ नहीं है। तीसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बंगाल का जो नवाब है ऐसा करो इसे भगाओ यहाँ से, अब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो इसको भैया ऐसा करो पेंशन दे दो। तो इसको पेंशन दे के साइड कर दिया, बिल्कुल नकार दिया इसे। चौथा काम उन्होंने सबसे मेन क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया जो गवर्नर था बंगाल का, जो रॉबर्ट क्लाइव था, 1765 में बना था, 1700
सड़सठ तक बना था, 2 साल वो बना, उसके बाद फिर बना वो। तो उन्होंने कहा गवर्नर जो है उसे क्या करो, गवर्नर जनरल बना दो इसमें, और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उसके लिए बना दो, और उसमें हम क्या करेंगे 4 लोग होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि गवर्नर जो है ये जो गवर्नर जनरल है ये अपने ऊपर से ही फैसले लेने लगे। ये जो 4 लोग होंगे अब इनकी मेजॉरिटी से फैसला होगा, जो भी काम पारित करेगा गवर्नर जनरल, ये 4 लोग उस पर मेजॉरिटी यहाँ 4 में कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। और जो अगर मान लीजिए टाई हो जाता है तब इसके पास गवर्नर जनरल के पास वोट डालने का अधिकार होगा। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। फिर इन्होंने देखिए, अब आप मुझे बताइए इस वक्त अगर ये मैं कहूँ भारत है तो इस वक्त बंगाल में इनकी प्रेजेंस है, मद्रास में यहाँ इनकी प्रेजेंस है, और थोड़ी बहुत प्रेजेंस इनकी यहाँ बॉम्बे में है। तो इन्होंने यहाँ पर भी गवर्नर अपॉइंट कर रखे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी इनके पास थोड़ी सी क्या हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ गई है, और यहाँ पर इन्होंने एरिया को भी कंट्रोल कर रखा है। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल एरिया था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के गवर्नर को भी ऐसा करो, इसी के सबऑर्डिनेट बना दो। तो भैया जो बम्बई है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनको भी हमने क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया है इस गवर्नर जनरल में। और फिर हमने देखिए क्या किया है, और फिर लास्ट में हमने कर दिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इन 4 लोगों को अपॉइंट कौन करेगा, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इन्हें अपॉइंट कौन करेगा। इसे अपॉइंट करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे, जो कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करते थे ब्रिटेन में बैठ करके। ये सब ब्रिटेन में रहते थे, तो यही अपॉइंट करेंगे। और देखिए इन पर कंट्रोल जमा दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि भैया जितने भी सिविल अफेयर्स हैं वहाँ पे, जितने भी मिलिट्री अफेयर्स हैं और जितने भी रेवेन्यू के अफेयर्स हैं, उन सब की रिपोर्ट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो और ये सब जो थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट का अर्थ क्या होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सीओडी से ये जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू की रिपोर्ट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा इन दोनों गवर्नर को क्यों सबऑर्डिनेट किया गया है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया नवाब को पेंशन देके भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके आए हैं। आपको पता लग गया होगा प्राइवेट ट्रेड क्यों बैन किया है। ये कंसेप्ट होता है। ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोज़ के लिए अब देखिए सारे कंसेप्ट ऐसे ही हैं। इसके बाद अमेंडिंग एक्ट भी आएगा, फिर 1700 पिट्स एक्ट भी आएगा, फिर 93 का भी एक्ट आएगा, फिर 13, जितने भी सारे एक्ट आएंगे उन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई लॉजिक है। आप ये समझ सकते होंगे कि भाई भारत में अगर कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है तो ये आया क्यों है, इसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सब रीज़न्स हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो आपको बाद में मिलेगी।